इस वीडियो में आपको एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी बारीकी से एक एक मुसीबत को समझते हुए कि एक अनजान या वो विद्यार्थी या वो इंसान जिसने कभी एडमिशन नहीं करा है एनआईओएस में, उसको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है अगर वो पहली बार एडमिशन करने जा रहा है। उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बिल्कुल बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप सरल से सरल आम बोलचाल की भाषा में समझाया जाएगा, जिससे कि आम जनमानस को एक आसानी हो चीजों को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं, और चीजों को मैंने आपको जैसे जैसे समझाया है आपने हूबहू वैसे ही करना है, तभी जाकर के आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका एडमिशन निश्चित रूप से कंफर्म होगा और आप लोगों को भी आपका आई कार्ड मिलेगा। सबसे पहले आप सभी ने क्या करना है, आपने अपने ब्राउजर पे जाना है। अब वो कोई सा भी हो, आपने क्या करना है, उस ब्राउजर में एक एड्रेस टाइप करना है। वो एड्रेस मैं आपकी स्क्रीन पे भी आपको लिख के दे रहा हूं, sdimis.nios.ac.in। तो ये है एनआईओएस का ऑफिशियल एड्रेस जिस पर आप लोगों ने विजिट करना है। इस एड्रेस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज दिखेगा। हो सकता है वक्त के साथ साथ यहाँ पर जो फोटोज आपको दिख रही हैं इसमें बदलाव हो, फेरबदल हो, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपको अधिकांश समय ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पर कई तरह के आपको ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे हैं, जिसमें एडमिशन लिखा है, प्रोजेक्ट लिखा है, एग्जाम रिजल्ट और बाकी के ऑप्शन भी इसी तरीके से लिखे हुए हैं। आपने एडमिशन करना है तो आपने सबसे पहले इसमें एडमिशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है या टच करना है। इस पर क्लिक या टच करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एकेडमिक प्रोस्पेक्टस, प्रोसेस फ्लो, एकेडमिक ऑन डिमांड, ओबीई और बाकी चीजें भी। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आपको एनआईओएस 10वीं या 12वीं के एडमिशन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, तो हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे और उसी की कार्रवाई को संपन्न करने के लिए जो प्रक्रिया हमारे लिए अनिवार्य है हम उसी पे जाएंगे। क्योंकि एनआईओएस 10वीं 12वीं के साथ साथ कई अन्य प्रोग्राम भी चलाता है, तो उन सब चीजों को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। हमारा काम है अभी फिलहाल 10वीं या 12वीं का एडमिशन किस तरह से लिया जाता है, और मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं आपको एक 12वीं क्लास का एडमिशन करके दिखाऊंगा पूरा क्या उसकी प्रक्रिया रहती है। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया कई ऑप्शन दिख रहे हैं, आपने इसमें से सीधे ये एकेडमिक वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपने इस पर क्लिक या टच करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक या टच करेंगे आपके सामने अन्य कई प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिशन। आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि एनआईओएस में पूरे साल भर आपके एडमिशन चलते हैं। कोई ऐसा समय नहीं होता है जिस समय एनआईओएस में एडमिशन ना चल रहा हो। केवल फर्क इतना होता है कि किसी वक्त वो एडमिशन अप्रैल मई के लिए चल रहा होता है या किसी वक्त वो एडमिशन अक्टूबर नवंबर के लिए चल रहा होता है। एनआईओएस साल में 2 बार परीक्षाएं कराता है, अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में। तो इन्हीं दोनों समय के लिए हमेशा यहाँ पर 24/7 एडमिशन पोर्टल ओपन रहता है। तो कोई आपसे ये कहे कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं, एडमिशन बंद हो गए हैं, तो वो चीज गलत होगी। एनआईओएस में हमेशा एडमिशन चल रहे होते हैं, केवल फर्क इतना है कि वो एडमिशन किस समय के लिए चल रहा है। जैसे हमारी स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं ये आज की तारीख में अप्रैल 2025 के लिए एडमिशन यहाँ पर पोर्टल खुला हुआ है। तो हम लोग अभी जो एडमिशन कर सकते हैं वो अप्रैल 2025 के लिए होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये एडमिशन कर देते हैं तो जो हमारी एग्जामिनेशंस होंगी, जो हमारे एग्जाम्स होंगे, वो वर्ष 2025 के अप्रैल वाले माह में होंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। इसी तरीके से आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी वक्त एनआईओएस पे विजिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यही वर्ष या कोई और वर्ष या कोई और महीना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और वही आपको बताता है कि किस वक्त के लिए आप एडमिशन कर रहे हैं। क्लियर? जैसी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रीम 1 अप्रैल 2025,
इसे क्लिक या टच करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है, जहां से हमारा एडमिशन प्रक्रिया का पहला चरण प्रारंभ हो जाता है। शुरुआती दौर में ये हमसे कुछ मूलभूत जानकारियां या बेसिक डिटेल्स हमसे मांगता है। सबसे पहले पूछेगा स्टेट, कि आप किस राज्य को बिलोंग करते हैं। यहां पर आपने क्लिक करना है। यहां पर आपको तमाम स्टेट्स के नाम देखने को मिलेंगे। आपने अपना स्टेट यहां पर से चुन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर उत्तराखंड को चुन लेता हूं। इसके बाद ये मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछता है, मतलब अपनी पहचान बताओ। आपको यहां पर प्रवेश लेने के लिए अपना एक पहचान पत्र यहां पर अपलोड करना पड़ेगा आगे चल के। तो वो पहले हमसे उसकी जानकारी ले रहा है कि किस तरह की आइडेंटिटी है आपके पास। अब या तो आप अपना आधार कार्ड लगाइए, या वोटर कार्ड लगाइए, या अपना आप राशन कार्ड लगाइए, या अन्य भारत सरकार द्वारा पंजीकृत, या यहां पर आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपके पास जोन सी आईडी है, आप वाली आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहां पर आपके लिए राशन कार्ड को चुनूंगा। उसके बाद उस राशन कार्ड पे जो हमारी एक आईडी नंबर लिखा होगा, जो एक हमें एक संख्या दी जाती है, कस्टमर नंबर या एक स्पेशलाइज्ड नंबर होता है हर आईडी का, वो आपने यहां पर एंटर करना है अपने राशन कार्ड में देखकर। अगर कोई स्टूडेंट आधार कार्ड से अपना एडमिशन ले रहा है तो आधार कार्ड के नीचे उसके कुछ नंबर उसको देखने को मिलते हैं, जो इस तरीके से लिखे रहते हैं। उन नंबरों को उसने वहां पर मेंशन करना है, जो आपकी फोटो के नीचे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कोर्स अप्लाइंग फॉर। कोर्स अप्लाइंग फॉर का मतलब क्या हुआ कि आप किस वाले कक्षा में दाखिला लेना चाह रहे हैं। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 10वीं और 12वीं। बट यहां पर 10वीं और 12वीं ना लिख करके यहां पर लिखा रहता है सेकेंडरी, और दूसरा लिखा रहता है सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 10th, वही सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 12th। तो आप लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से या जिस भी कक्षा में आप प्रवेश लेना चाह रहे हैं, आपने उसको चयन करना है। उदाहरण के लिए हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का एडमिशन कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर क्लास 12th को चुना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी 10th को कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th को। तो मैंने यहां पर सीनियर सेकेंडरी को चुन लिया। एक बार चुनने के बाद यहां पर जो हमने ये इसको सेलेक्ट करा था, ये जैसे हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सब डिटेल हमने भर ली, स्टेट, आईडी टाइप, आईडी नंबर और कोर्स अप्लाइंग फॉर। उसके बाद हमने यहां पर ये सबमिट वाले बटन पे इस पे क्लिक या टच करना होता है। इस पे क्लिक या टच करते ही ये हमसे हमारा कंफर्मेशन मांगता है कि यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस दिस दिस, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एक बार यस पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक NIOS का पेज खुल जाता है, जिसमें आप लोग अब अपना एडमिशन फॉर्म भरने की शुरुआत करने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, यहां पर अब जो आप लोग डिटेल्स भरेंगे, एक एक जानकारी को सावधानी पूर्वक स्पेलिंग मैच करते हुए, डेट ऑफ बर्थ मैच करते हुए और अपनी तमाम जानकारियों को हूबहू यहां पर लिखें जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका नाम का स्पेलिंग कुछ और है और आपको कुछ और लगता है और डॉक्यूमेंट में कुछ और है और आपने यहां पर कुछ और लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम अरविंद है और उसने यहां पर लिख दिया अरविंद, ARVIND, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसने डॉक्यूमेंट्स यहां अपलोड किए हैं, उन डॉक्यूमेंट में उसके नाम की स्पेलिंग में बी आ रहा है, लेकिन वो अपने को बोलता है कि मेरे नाम की स्पेलिंग में वी आता है, तो ये चीज उसकी गलत मानी जाएगी, क्योंकि NIOS आपके नाम की स्पेलिंग वेरीफाई करेगा। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं उस डॉक्यूमेंट में आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। ठीक इसी तरीके से आपके फादर नेम की स्पेलिंग, आपकी मदर्स नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें जो आपके कागज जो आप इसमें आगे चल के अभी अपलोड करेंगे, उसमें क्या लिखी हुई है स्पेलिंग, उसी के हिसाब से यहां पर मिलान होता है।
और अगर एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा है स्पेलिंग और आपने कुछ और स्पेलिंग लिख दी है, ये चीज यहाँ पर होती है, तो आपका एडमिशन रोक दिया जाता है, ये पेंडिंग उसमें चले जाता है तब तक कि जब तक आप अपनी उन सारी त्रुटियों को सही ना कर लें और उन सब चीजों के करेक्शन को ना कर लें। और करेक्शन करने के लिए आपको कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उसमें एक आपका फीस भी लेता है एनआईओएस, और आपको कई तरह की समस्याएं भी होती हैं। तो शुरुआती दौर पे ही अगर आप लोग कोई गलती ना करें तो यही आपके हित में रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियरी भी रहेगा। तो यहीं पर आपने अपनी सारी डिटेल्स भरी, नेम ऑफ कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में जन्म तिथि, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, फिर अपना आधार नंबर भरेंगे। उसके बाद आता है ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर में आप अपना वही मोबाइल नंबर लिखेंगे जो अभी करंट कंडीशन में है और एक्टिव मोड में है जो नंबर आपका। ठीक उसी तरह से ईमेल आईडी भी आप वही लिखेंगे जो अभी एक्टिव मोड में है, क्योंकि इन दोनों चीजों पर, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी पे एनआईओएस आपको एक वन टाइम पासवर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओटीपी बोलते हैं, उसको भेजेगा। ठीक है, आपने ये सब चीजें भरी, फिर आपने क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पे। इस पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस चला जाएगा जिसमें आपके लिए ओटीपी दिया होगा। अब आपने क्या करना है कि उस ओटीपी को आपने यहाँ पर फीड करना है। जो ईमेल में ओटीपी आया और जो मोबाइल में ओटीपी आया उनको आपने यहाँ पर लिख देना है। अब वो कुछ भी हो, आपने हूबहू वहां से देख करके उसको लिख देना है। ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पर एक टाइमर भी चलता रहता है, जैसे इस वाले में आपको 9 मिनट 11 सेकंड दिख रहा है। हालांकि कुछ समय में मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये 5 मिनट का भी आपको देखने को मिलेगा कि 5 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा। तो आपने इस टाइमर के अंतर्गत ही आपने अपना ईमेल आईडी चेक करना है, मोबाइल चेक करना है और फटाफट से आपने उन दोनों चीजों को यहाँ पर लिख देना है। अगर आप लोग इस तय समय के अंदर उन चीजों को यहाँ पर दर्ज नहीं कर पाते हैं, उस ओटीपी को नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा से रीसेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोनों जगह पर। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे टाइमर का समय पूरा हो गया आपने दोबारा से रीसेंड पर क्लिक करना है और दोबारा से फिर ईमेल पे भी और मोबाइल पे भी एक फ्रेश ओटीपी आपको भेजा जाएगा। आपने दोबारा से फिर उसको यहाँ पर फीड करना है और उसके बाद आपने ये सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पोर्टल पे पहुंच जाते हैं या नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट, यहां पर मेन बात यह है कि ज्यों ही आप लोग अपना ओटीपी यहां पर एंटर कर देंगे तो ये जो स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब डिटेल्स जो आपने यहां पर अभी भरी थी कुछ देर पहले, ये सब चीजें आपकी फ्रीज हो जाएंगी। फ्रीज का मतलब कि अब ये जम जाएंगी, इसमें आप अब एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे आपने जो भी नाम लिख दिया फादर नेम में, मदर नेम में, स्टूडेंट नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जो आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद अब उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अब उसके लिए बिल्कुल अलग ही प्रोसेस हो जाता है। तो मैं वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, वो किसी अन्य वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि उसका काफी लंबा तरीका है और वो इतना इजी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने शुरुआती में कहा कि आप लोग चीजों को अच्छे से भरे यहाँ पर। अब ये सारा पेज, ये फर्स्ट वाला जो डिटेल्स थी, ये फ्रीज हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमें दिख रहा है एड्रेस सेकंड नंबर पे। एड्रेस के आगे ये एक हमें एरो जैसा दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो ये वाला पेज अब हमारा खुल जाएगा। एड्रेस वाले पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पूरा का पूरा इसने एड्रेस का हमारे सामने एक फॉर्म खोल के दे दिया कि यहाँ पर आप अपना अब एड्रेस लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका एड्रेस है, जो आपका पिन कोड है, जो आपका स्टेट है, जो आपका विलेज, वार्ड नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, ये सब चीजें आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इन सबको फिल करने के साथ साथ स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टिक होगा, आपने इस टिक पे क्लिक कर देना है। इस क्लिक को करने का मतलब ये होता है कि जो मैंने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस लिखा है, मैं उसी एड्रेस में रहता हूं, वही मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार, मतलब कि इस वाले एड्रेस पर ही मेरे साथ जितने भी पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड डील होंगी वो सब मेरे को इसी एड्रेस पे भेजी जाएंगी जो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के नीचे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एड्रेस पे मेरी बुक्स आएंगी, इसी एड्रेस पर अगर मेरे को एनआईओएस मार्कशीट भेजता है तो इसी एड्रेस पे भेजेगा।
या जो भी बाय पोस्ट चीजें आती हैं वो सब मेरे उस ही एड्रेस पे आएंगे जो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के नीचे लिखा है। बहुत से स्टूडेंट का यही होता है कि जो उनका परमानेंट एड्रेस होता है वही उनका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, उनके कोई दो दो एड्रेस नहीं होते हैं। तो आप लोग सेम एड्रेस को ही दोनों तरफ लिखेंगे और इसी से आपका जो है आगे के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके लिए आपको यहाँ पर जो आपने एड्रेस लिखा है उसको दोबारा से यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने केवल इस पर क्लिक कर देना है सेम एज परमानेंट एड्रेस और वही आपका एडमिशन के लिए मान्य हो जाएगा। एक बार आप ये सारी चीजें भर देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको क्या होता है, आपका जो ये अदर इंफॉर्मेशन वाला कॉलम है इसके आगे ये ऐसा एरो बना होगा, आपने इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पूरा पेज खुल जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये सारे ना ब्लू कलर से जो बने हुए हैं ये बॉक्स अभी बंद हो रखे हैं। तो जिस वाले बॉक्स के आगे मैं ये एरो पे टिक कर रहा हूं ये डाउन में, तो ये खुल जाएगा। जैसे अभी बेसिक डिटेल वाला तो बंद हो गया, इसका एरो का मुंह ऊपर है, एड्रेस वाला हमने भर लिया, इसका एरो का मुंह ऊपर है तो ये बंद है। अब देखो ये अदर इन्फॉर्मेशन वाले एरो का मुंह नीचे को है, तो मतलब ये हमने ओपन कर दिया, इसको हम फिल कर रहे हैं। एक बार हम इसको फिल कर देंगे तो हम दोबारा से इसी एरो पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऐसा करके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जिस जिस चीजों को भर रहे हैं हम उसी वाले कॉलम को खोलेंगे। जैसे बेसिक डिटेल का हमने भर दिया, एड्रेस को हमने भर दिया, अब हम अदर इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स भरेंगे। सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल है या जो कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, या आप पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, आपकी मीडियम ऑफ स्टडी क्या है। मीडियम ऑफ स्टडी का मतलब आप परीक्षा किस भाषा में देना चाहते हैं या किस लिपि में आप चाह रहे हैं, आप इंग्लिश में चाह रहे हैं, हिंदी में चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से चयन करेंगे। एक और बात ध्यान देना, आप जिस भी मीडियम को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हिंदी या इंग्लिश, तो उस ही भाषा में आपकी किताबें आपके घर पे भेजी जाएंगी, क्योंकि NIOS आपकी भाषा को इंग्लिश मीडियम में भी प्रिंट करता है और हिंदी मीडियम में भी प्रिंट करता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा वाला मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे उसी मीडियम में आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपके घर पे भेजा जाएगा। ऑर्फन है वो चीज आप भरेंगे, गार्जियन इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, वो भरेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन का मतलब आपकी इससे पहले की क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एडमिशन मैं क्लास 12th का कर रहा हूं, तो आप सभी इतने समझदार हैं कि अगर किसी को 12th में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए कम से कम उस बच्चे के पास 10वीं पास की मार्कशीट तो होनी चाहिए। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि किसी ने 10वीं पास ना करी और उसे 12वीं में दाखिला दे दिया जाए, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो 12वीं में दाखिला लेने के लिए आपके पास कुछ हो ना हो, कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फेल की भी नहीं, पास की। आपने 10वीं पास करी है तभी जाके आपको 12वीं में एडमिशन मिलेगा। इसीलिए इसने यहाँ पर आपसे पूछा है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर हमने एक्स सेलेक्ट करा, एक्स का मतलब ही 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है। भाई हूबहू है कि पास ही होंगे, है ना, तो हमने यहाँ पर पास को सेलेक्ट करा है। उसके बाद परसिंग पायलट लेसन ये नहीं है। पार्ट एडमिशन और ड्वेल एनरोलमेंट नहीं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग ऑलरेडी CBSE में भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ NIOS में भी अपना एडिशनल पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम फ्रेश भर रहे हैं 12वीं का बच्चे का, तो हमने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास अगला कॉलम आता है 10th बोर्ड एग्जाम डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बताया जो जो डिटेल्स हम भरते जा रहे हैं उस ब्लॉक का मुंह के आगे का एरो ऐसा होता जा रहा है, देखो मैंने बना दिया है। और जिस वाले ब्लॉक को हम लोग भर रहे हैं उसका एरो हम लोगों ने नीचे कर दिया है। ये हमारे हाथ में, हम जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा पूरा उसका फॉर्म। तो अभी 10th बोर्ड का भर रहे हैं, तो यहाँ पर इसने अब 10वीं की डिटेल्स मांगी कि कौन से वाले ईयर में तुमने 10वीं पास करी थी उसको लिखो, उस समय तुम्हारा रोल नंबर क्या था वो लिखो, और कौन से वाले बोर्ड से तुमने 10वीं क्लास पास करी है। क्योंकि कई ऐसे बोर्ड्स भी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनको NIOS में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे ये बोर्ड के आगे ये एरो बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे भारतवर्ष के जितने भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है उन सबकी यहाँ पर आपको सूची देखने को मिलेगी। उसमें एक लिस्ट है, आपका जो सा उसमें से बोर्ड है उसको आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पर बोर्ड का नाम आपको हाथ से लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है। एक बार हम ये वाली चीजें भर देते हैं तो फिर दोबारा से हम इस वाले डाउन वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा क्लोज हो जाएगा और हम नेक्स्ट वाले उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने फिर किया डिक्लेरेशन के आगे वाले को क्लिक करा, इसको, ये खुल गया। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ये छोटा सा ये दिख रहा है जो बॉक्स मैंने बनाया, यहाँ पर हमें टिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है और आगे के लिए हमने प्रोसीड कर लेना है।
आगे के लिए प्रोसीड करते ही हमारे सामने अब एक नई तरीके की चीज खुल जाएगी। ये हमारा ऑप्शनल डिटेल है, दैट मीन्स ये हमारे पास एक वैकल्पिक है कि इसको हम चाहे तो फिल करें चाहे ना करें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब डिटेल आप देख सकते हैं, जो जो मांगी गई हैं आप इनको चाहें तो भर सकते हैं। एक बार ये सब भरने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप लोग अगले चरण में पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, यहां पर आ जाता है आपके सामने अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यही है कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट को अपनी क्लास में या अपने एडमिशन में ऐड करना चाह रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप अपनी 12वीं में लेना चाह रहे हैं, किन किन सब्जेक्टों के साथ आप अपनी 12वीं को करना चाह रहे हैं। यहां पर आपको अलग अलग तरीके के ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप ए बी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ और वोकेशनल ग्रुप। यहां पर हर ग्रुप के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं। हम बाय हैंड यहां पर टाइपिंग नहीं करेंगे, हमें यहां पर ऑप्शन मिलते हैं और हमने सेलेक्ट करने हैं। जैसे कोर्स ग्रुप ए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हर ग्रुप के अंदर कुछ एक इन्होंने बाउंडेशन, एक लिमिटेशन लगाई है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हमने जितने सब्जेक्ट दिए हैं उसमें से तुम जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो करते रहो, लेकिन हर सब्जेक्ट की कुछ एक यहां पर सीमा है। जैसे इस वाले ग्रुप में मैं केवल 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, ग्रुप ए बी में मैं केवल 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, ग्रुप बी में मैं कितने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, ग्रुप सी में मैं 1 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं, ग्रुप डी में भी मैं 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, ग्रुप ई में भी मैं 1 सब्जेक्ट और एफ में भी मैं 1 सब्जेक्ट और वोकेशनल वाले में भी मैं 1 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। तो हर ग्रुप की एक सीमा है, उसके अंदर जितने जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप लोग कितने कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आप उतने ही सेलेक्ट करें, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। एक और चीज आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूं कि क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, ये पास करने के लिए आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। मिनिमम आपको 5 विषय के एग्जाम देने हैं और उन 5 को आपने पास करना है, तभी जाकर के आप 10वीं या 12वीं पास कहलाते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट आप मैक्सिमम 7 कर सकते हैं, मतलब इस लिस्ट में से आप टोटल 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पास कम से कम 5 में होना है, तभी जाकर के आप पास कहलाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट में भी पास है तब भी वह फेल ही कहलाया जाएगा। तो कम से कम 5 सब्जेक्ट आपने पास करने हैं। हालांकि सब्जेक्ट चुनते समय आप लोग 7 सब्जेक्ट तक चुन सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आप सभी को 7 सब्जेक्ट चुनने चाहिए, ताकि एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आप किसी कारणवश पास नहीं भी हो पाए तो बाकी 5 में आप पास हो जाएं, तो आप लोग कम से कम पास हो जाएंगे और आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, आपने सब्जेक्ट, जैसे मैंने इस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या लिया, इंग्लिश ले लिया है यहाँ पर सब्जेक्ट। ग्रुप बी में मैक्सिमम 4 थे तो मैंने यहाँ पर इसके 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हमें ना यहीं पर, ये बीच में, इस बॉक्स के बीच में जैसे हम टच या क्लिक करते हैं तो पूरी लिस्ट खुल जाती है। उसमें से हमने एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते रहना है। कोई सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और हमें लगता है कि अब हमें वो सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो उस सब्जेक्ट के आगे ही यहाँ पर देखो क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस पे टच करो, ये सब्जेक्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और दोबारा से जोड़ना है तो यहाँ पर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, जितना भी, इसमें कहीं पर भी टच करोगे तो सब्जेक्ट की लिस्ट खुल जाती है। हर ग्रुप के आगे ये बॉक्स में आप लोग कहीं पर भी टच करोगे, आपको सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप अपना सेलेक्ट करो और फिर उससे आगे प्रोसीड करो। जैसा कि इस वाले केस में हमने पूरे सब्जेक्ट इसके चुन लिए हैं, आपको दिख रहा है, एक इंग्लिश है, यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट है, ये 5वां अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल इसके 5 सब्जेक्ट ही लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम लोग अगले चरण में पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है स्टडी सेंटर प्रेफरेंस का। स्टडी सेंटर का मतलब हम एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जिस भी राज्य को हम बिलोंग करते हैं, जो हमने स्टेट चुना हुआ था, उसी स्टेट के अंदर कितनी भी जिले आते हैं, जो जिला हमारा पड़ता है, जो हमारे एड्रेस में है, उसी वाले जिले का हमने कोई एक स्कूल चुनना है, वही हमारा स्टडी सेंटर बनेगा। हमने यहाँ पर अपना एक स्टडी सेंटर बनाना होता है। इस स्टडी सेंटर का काम क्या होता है बच्चों, एक तरह से ये आप लोगों के लिए सहायता केंद्र है और अध्ययन केंद्र है।
हर उसमें आपको सैटरडे संडे मोस्टली आपकी यहाँ पर क्या चलती हैं, पीसीपी क्लासेस चलती हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को सेल्फ स्टडी ही करनी होती है, कोई रेगुलर स्कूल आपको नहीं मिलता है, कोई टीचर नहीं मिलता है, तो कोई स्टूडेंट अगर खुद से पढ़ रहा है तो उसके कुछ डाउट हैं किसी भी विषय को लेकर, तो वो उन सब को लेकर के इन पीसीपी क्लासेस में जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनसे मिल सकता है और अपने डाउट दूर कर सकता है, और वो भी निःशुल्क, फ्री होता है, कोई फीस नहीं देनी होती है। ठीक है, तो स्टडी सेंटर का एक काम ये होता है। दूसरा स्टडी सेंटर का काम ये होता है कि जब आप लोग परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो जो आपके मार्कशीट या ऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी सेंटर का काम होता है और ये आपके एड्रेस के बिल्कुल नजदीक होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट हमने चुना, क्योंकि ये शुरू के 2 तो फ्रीज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर उत्तराखंड चुना है, तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी जिले आ रहे हैं आपका, चाहे अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत है, जो भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर देहरादून को चुना है। अब देहरादून के अंदर जितने भी यहाँ पर स्टडी सेंटर हैं NIOS के, जैसे ये स्कूल का नाम आ गया ना, जो जो स्कूलों के नाम है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने अपने हिसाब से अपना स्टडी सेंटर यहाँ पर चुनना है। जो स्टडी सेंटर को मैं चाहता हूं कि ये मेरा स्टडी सेंटर बने या जो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है, उस वाले के आगे मैं 1 2 3 लिखा हुआ देखो, हर स्कूल के आगे मुझे जो लगता है नजदीक है, मैं उसके आगे वाले 1 पे टच करूंगा। 1 पे टच करते ही वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बन गया, मतलब इसी को मेरा स्टडी सेंटर बनाया जाए, इसी स्कूल को। तो ऐसा ही आपने करना है। पहले आपने जो आपको लगता है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, भाई मेरे को तो यही स्कूल चाहिए मेरा स्टडी सेंटर, तो उसके आगे मैं 1 पे टच करूंगा। फिर उसके बाद मैं दूसरे स्कूल का नाम देखूंगा, भाई चलो एक किसी कारणवश अगर ये स्कूल ना मिल पाए तो मुझे कोई और स्कूल मिल जाए, तो उसके आगे मैं 2 पे टच कर दूंगा। फिर उसके बाद में किसी और स्कूल के तीसरे उस पे टच कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 3 स्कूलों को अपने हिसाब से प्रायोरिटी दूंगा 1 2 3 पे टच करके। जो मुझे सबसे ज्यादा पास है, जो मैं चाहता हूं कि मेरी प्रायोरिटी है, मुझे यही चाहिए, तो मैं उसके आगे उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। उसके आगे, क्योंकि हर स्कूल के आगे देखो 1 2 3 लिखा हुआ, मुझे जौन सी प्रेफरेंस देनी है मैं उस नंबर पे टच करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग 3 प्रेफरेंस देंगे, तो मैंने भी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड हर स्कूल को दे रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देहरादून में टोटल 38 स्कूलों की उसने लिस्ट दी है। इन 38 में से जो आपके टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको आप लोग सेलेक्ट कर लो, उसके आगे क्लिक करके। एक बार हम लोग अपने स्टडी सेंटर को प्रेफरेंस दे देते हैं, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम लोग अगले चरण पे पहुंच जाते हैं, जो कि होता है काफी महत्वपूर्ण, जिसमें हमने अपने सारे दस्तावेज, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, उसको हमने यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, यहाँ पर होगी स्टूडेंट की फोटो। जो भी स्टूडेंट है उसकी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद वो फाइल आपके गैलरी में है, फाइल मैनेजर में है, जिस भी जगह पर आपने रखी हुई है वहां से आपने उसको पिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। और वो चीज आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगी कि भाई हाँ, ये वाली फोटो हमारी अपलोड हो गई है। स्टूडेंट की प्राइवेसी की वजह से मैंने यहाँ पर वो फोटो हाइड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी बारी में स्कैन्ड सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर एक सफेद पन्ने पर काले पेन से आपने सफेद पन्ने पर एक बच्चे का सिग्नेचर करके उसकी फोटो खींचनी है और उसको भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और वो आपको यहाँ पर छोटे से फोटो में देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या अपलोड करा है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आप जो भी लगाना चाह रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट अगर आधार कार्ड लगाना चाह रहा है, पासपोर्ट लगाना चाह रहा है, जो भी लगाना चाह रहा है वो उसको यहाँ पर से ब्राउज में क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देगा और उसकी भी एक छोटी सी फोटो यहाँ पर आपको एक सैंपल के तौर पे देखने को मिल जाएगी कि भाई आपने क्या अपलोड करा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना चाहे तो वो भी यहाँ पर लगा सकता है। डिपेंड कर रहा है कि केस पे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है ना। बर्थ सर्टिफिकेट है, आप अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जैसे हमारे वाले केस में इस बच्चे की पुरानी 10वीं की मार्कशीट है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन हमने वो यहाँ पर अपलोड करी है। उसके बाद इसका एड्रेस प्रूफ में जो हमारे पास है हमने वो यहाँ पर अपलोड करा है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, कास्ट कैटेगरी है, SC ST या OBC या अदर कोई भी आपके पास कैटेगरी है जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि NIOS आपको थोड़ा बहुत फीस में यहाँ पर रिबेट भी देता है, तो आप लोग इस चीज का चयन सही से करें और जो भी आपके पास प्रमाणित उसका दस्तावेज है उसको भी यहाँ पर आप अपलोड करें। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि आपने और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके लिए एलिजिबल, जैसे यहाँ पर इस केस में 10th सर्टिफिकेट है, उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया और यहाँ पर एक उसके फोटो भी देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए और हर डॉक्यूमेंट का हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा उसका हमें एक सैंपल कह लीजिए, एक नजरिया हमें देखने को मिल रहा है कि हमने क्या अपलोड करा है। अगर गलती
गलती हो गई तो दोबारा से इस ब्राउज पे क्लिक करके कोई नई फाइल अपलोड कर लो। एक बार हम ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम लोग अगले चरण पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है कि जैसे हमने वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करा, वो पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया और हमने वहां पर रिव्यू पे क्लिक करके पूरा फॉर्म देख लिया। रिव्यू मतलब अब हम एक इसकी सनी रक्षा कर रहे हैं या दोबारा से हम इसको एक रिव्यू कर रहे हैं कि भाई हमने जितनी डिटेल्स भरी हैं उसमें कोई गलती या कमी पेशी तो नहीं रह गई है। जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, स्ट्रीम, मदर नेम, फादर नेम क्या है ना, ये सब देख लिया। फिर हमने अपना एड्रेस चेक करा, फिर हमने अपनी अदर डिटेल चेक करी कि मेरा मोबाइल नंबर ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मेरा आईडी ठीक है, मेरी कैटेगरी ठीक है, जो जो मेरी डिसेबिलिटी है कि नहीं है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर से एक तरह से प्रीव्यू कर लेनी कि हमने क्या क्या लिखी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये भी जो भी चीजें हैं ये सब आप देखेंगे कि आपने 10th की डिटेल सही लिखी है। मतलब तमाम जानकारी जो भी हमने यहाँ पर भरी है उन सबको हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। सब्जेक्ट्स देख लेंगे हमने क्या सब्जेक्ट करे हैं। स्टडी सेंटर का प्रेफरेंस मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 जो हमने सेलेक्ट करे हैं वही प्रेफरेंस में आए हैं कि नहीं आए हैं। और अगर हमें लगता है इसमें से कोई भी चीज गलत है, चाहे जैसे सब्जेक्ट गलत ले लिए, स्टडी सेंटर गलत ले लिया, तो हर उसके आगे ये एक पेन का निशान आपको देखने को मिल रहा है, ये है एडिटिंग का। आप इस पे क्लिक करके करेंगे तो दोबारा से आप इसके ऑप्शन पे कुछ पहुंच जाएंगे और आपको दोबारा से मौका मिल जाएगा कि आप उसको एडिटिंग कर सके। ठीक है, एक बार हमने ये सब देख लिया, फिर और इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमारी फोटो, हमारे डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और एट लास्ट हमको यहाँ पर हमारी फीस देखने को मिल जाती है कि आपने जिस प्रकार से फॉर्म भरा है, जिस प्रकार से सब्जेक्ट सिलेक्शन करा है, आपकी फीस बन रही है 2770 रुपए। अब यहाँ पर हमारी फीस तो आ गई और ये ऑफिशियल है, ये NIOS की तरफ से ही निर्धारित होती है। ठीक है, फीस इतनी है 50 रुपए, इसमें ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन की फीस है। इसके बाद अब हमारी फीस तो हमारे सामने आ गई, लेकिन हम इसका भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, ये CSC सेंटर वाला तो आप लोगों के लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये CSC कॉमन सर्विस सेंटर वालों को होता है, ये अलग चीज हुई, ये इनकी आईडी है। इसके अलावा ये जितने भी बैंक है ना, जैसे ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, यूनियन बैंक, IDBI, तो आपने घबराना नहीं है यहाँ पर कि भाई मेरा बैंक का नाम तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ PNB का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है, SBI का भी यहाँ पर नाम ही नहीं है, या मेरे पास तो गूगल पे है या पेटीएम है या फोन पे, मैं कैसे पे करूंगा, मेरे लिए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, कोई सा भी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ICICI सेलेक्ट कर लिया तो इस पर मैं टच करूंगा, यहाँ पर ये डॉट आ जाएगा और फिर यहाँ पर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने पेमेंट गेटवे हमें देखने को मिल जाता है। अब मैंने आपको बताया ना, आप किसी को भी सिलेक्ट करो, किसी को भी, डजेंट मैटर। जैसे हमने ICICI सेलेक्ट करा तो यहाँ पर इसने हमारी फीस बता दी, ये इतनी फीस है। अच्छा, अब हम RTGS कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए ट्रिकी होंगे जितना मुझे लगता है। आज के जमाने के जितने भी बच्चे हैं वो सब UPI से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, या जिसे हम QR कोड कहते हैं या गूगल पे कहते हैं, या इस तरह की जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन आज के वक्त में चल रही है, इन सब से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं और ये आपके लिए कन्वीनियंट भी लगता होगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोग UPI पे सिलेक्ट करें। UPI पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आपने सिंपल क्या करना है, ये QR कोड लिखा हुआ ना, आप इस QR कोड के आगे ये डॉट, ये गोला है, इस पे आप टच करेंगे तो जैसे आप इस पे टच करेंगे तो ये आपको करेगा प्रोसीड नाउ के लिए ऑप्शन। आपने प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते ही ये आपका एक QR कोड जनरेट हो गया। ये स्पेशली आप ही के लिए जनरेट हुआ है, ऐसा नहीं ये सबके लिए, केवल आप ही के लिए जनरेट हुआ है। अब ये QR कोड पे आप लोगों ने पे करना है स्कैन करके, किसी और भी जो भी आपके पास फोन है उसमें गूगल पे है या कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है जिससे पे कर सकते हो, आपने इसको स्कैन करना है और वही 2770 रुपए जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाली फीस को आपको पे करना है। ध्यान देना है, ये यहाँ पर एक आपका टाइमर चल रहा है, ये जैसे यहाँ पर 4 मिनट 57 सेकंड हो गया है तो ये काउंटडाउन चलता है, उल्टी गिनती चलती हैं, इसी समय अवधि के अंदर आपको करना होता है। एक बार समय बीत गया उसके बाद ये QR कोड आपके किसी काम का नहीं, ना ये फीस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि समय बिल्कुल सही है। पहले से आपने एक फोन लेकर रख लेना है जिसमें गूगल पे है ना। जैसे भी करोगे इसको फटाफट करोगे और ये पार्शियल पे में नहीं लेगा, पार्शियल पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कई बार क्या होता है कि अगर आप सेम फोन में करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पे को व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं तो ये कुछ जगह पर प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर एक
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एक वो करा गया है कि जिसमें 2000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हो सके तो कोई दूसरा फ़ोन साथ में रखिए जिससे तुरंत हाथों हाथ इसको स्कैन करा और आसानी से आपने इसको पे कर दिया। एक बार आप इसको स्कैन करते हैं, पे कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट ध्यान देना, NIOS का पेज आपको यहाँ से रिडायरेक्ट करके बाहर कर देगा पूरे पेज से। ये आपको होम पेज पे लाके रख देगा। ऐसा नहीं है कि जो पेज हमने फॉर्म भरा था हम उसी पेज पे रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जैसे हमारी फीस हुई यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर फीस इज सबमिटेड, ऐसे ग्रीन कलर के बाहर में, और आप लोग दोबारा से NIOS के इसी होम पेज पे आ जाएंगे जहां से हमने एडमिशन लेना शुरू करा था। अब आप बोलेंगे यहाँ से अब हम क्या करें? अच्छा, अब आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, जो भी आपका ये है, ये देखो स्टार्टिंग पे यहाँ पर लिखा है ना स्टूडेंट लॉगिन, मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा। ये जो स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर ये आपने इस पे टच करना है। ये स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ ना, इस पर आपने टच या क्लिक करना है। इस पर टच या क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा कि लॉग इन टू योर अकाउंट। यहाँ पर अपना यूजर और अपना पासवर्ड डालिए। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर पूरे एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान हमारे पास तो ना तो कोई यूजर नेम आया ना कोई पासवर्ड आया। स्टूडेंट, ये जैसे ही हमने शुरुआत में OTP फीड करा था ना, ये हमारी ईमेल आईडी पे पहुंच गया था उसी टाइम। मैं आपको उसका एक सैंपल दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये आपको एक ये मेल का मैंने दिखाया स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप लोगों ने वहां पर OTP मेंशन करा होगा ना, एक मोबाइल नंबर वाला और वो ईमेल आईडी वाला, तो जो भी आपने ईमेल आईडी मेंशन करी होगी उसी ईमेल आईडी में आपको NIOS की तरफ से एक लॉगिन डिटेल्स दे दी गई होगी जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको लिख करके मिल गया होगा। आपने इसी यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है और फिर आपने उसको हूबहू यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यूजर नेम के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड, फिर आपने ये लॉगिन ब्लू कलर से लिख रहा है, इस पे आपने क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोग इस तरह के अपने एक पेज पे पहुंच जाएंगे जिसे कहा जाता है डैशबोर्ड। यही है NIOS का डैशबोर्ड। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में आपको क्या देखने को मिलता है? इस डैशबोर्ड में आपको कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका रेफरेंस नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, और आखिर में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, इसके नीचे यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आता है जिसमें लिखा हुआ आता है एडमिशन कंफर्म्ड। एडमिशन कंफर्म्ड का मतलब होता है स्टूडेंट आपका एडमिशन संपन्न हो चुका है। और शुरुआत में मैंने कहा अगर एडमिशन कंफर्म हो गया तो उसका प्रूफ क्या है? आई कार्ड। और वही आई कार्ड आपको थोड़ा सा नीचे प्रिंट के ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिलता है। इस आई कार्ड पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये आई कार्ड आपका NIOS का मिल जाता है और यही आपका आई कार्ड है। इसमें शुरू में जो एनरोलमेंट नंबर लिखा है इसी को आप लोग रोल नंबर भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है आपके एडमिशन की, किस तरीके से एडमिशन होता है, किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, किस तरह से फीस सबमिट करनी है। एक और चीज आप सभी को बता दूं कि एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपका एडमिशन कंफर्म्ड नहीं होता है। ये कुछ वक्त लेता है, कुछ समय लगता है इसमें। जो ये हमने यहाँ पर ये डैशबोर्ड में हम लोग आए हैं, यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टेटस हमें दिख रहा है एडमिशन कंफर्म्ड। ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म अगर सही से भरा है तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो इसमें कई तरह के आपको करेक्शन करने के लिए NIOS की तरफ से नोटिफाई किया जाता है। तो ये आपको समय समय पर चेक करना है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इतने में आप इसे चेक करें। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एडमिशन कंफर्म लिखा हुआ आएगा, पेंडिंग है तो पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, है ना। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ एक लास्ट डेट भी देखने को मिलती है माय डॉक्यूमेंट्स वाले कॉलम के अंदर। मतलब इस तारीख के बाद इसमें चीजें नहीं हो सकती हैं, इस समय तक ही ये आपका जो भी करेक्शन वगैरह है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जब एक बार ये चीजें सही हो जाती हैं आपकी, ये आपका एडमिशन फॉर्म आपने सही से भरा है तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड लिखा हुआ आता है और आपको प्रिंट आई कार्ड भी मिल जाता है, जो कि आपको अगली स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाया था, ये आपका आई कार्ड होता है। और बस यही चीजें होती हैं जो कि आपकी NIOS की फुल एडमिशन के प्रोसेस के तहत आपको करनी होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा अच्छे से देखा है तो इसमें मैंने आपको पूरा स्टेप 1 से लेकर के पूरा आई कार्ड जनरेशन तक का पूरा आपको मैंने प्रोसेस पूरा अच्छे से समझा दिया है, बारीकी से एक एक चीज। और देख लिया आपने, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए वीडियो बन रहा है तो इसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी है। अगर आप इसे खुद से करेंगे तो ये मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट का काम होता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो सकता है कुछ एक ऐसी जानकारी हो या आपका केस कुछ ऐसा एक्सेप्शनल हो कि भाई आपका एडमिशन नहीं है, आपने कभी लिया हो या किसी के थ्रू करवाया हो, कोई
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो या कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मुख्य रूप से अगर आप बात करें या सवाल भेजें अपना, तो आपको जवाब उसका निश्चित रूप से मिलेगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।